पहला न्यूज़ है, देश में 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और ये जो नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे वो संशोधित उड़ान योजना के तहत बनाए जाएंगे, जो अभी से 10 साल के लिए लॉन्च हुआ है। बट हम इससे पहले ये देखेंगे कि जो 2016 अक्टूबर में आया था उड़ान योजना, वो क्या था। उड़ान योजना जो 2016 में आया था, उसका उद्देश्य था कि लोगों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना है और छोटे क्षेत्रीय शहरों को मेन सिटीज से कनेक्ट करना है। ये था मेन उद्देश्य। जैसे कि 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अब हवाई चप्पल वाले व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं। तो वो तो हो गया। अब क्या किए हैं, कल एक कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो उस समय एक संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दिया गया था, जिसमें ये बताया गया कि अगले 10 वर्ष में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 28,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। और जो ये योजना होगा, ये होगा 2026-27 से 2035-36 तक के लिए लागू होगा। तो अब हम इसमें ये देखेंगे, खास करके इसमें ये किया जाएगा कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि उन शहरों में, छोटे शहरों में व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और जिन शहरों में प्राइवेट एयरलाइंस या फिर प्राइवेट कंपनियां जो अगर कनेक्ट कर रही है, अगर उसको नुकसान होता है, तो उन एरियाज में देखोगे तो प्राइवेट एयरलाइंस ज़्यादा जहाज़ देते नहीं है, ज़्यादा ट्रिप लगाते नहीं है। इस वजह से ऐसा ना करे, तो गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग से उसको फंड करने की घोषणा की है। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग देखते हैं हम क्या है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ले लो। नॉर्थ ईस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सामरिक दृष्टि से भी हम सबको पता है, लेकिन कनेक्टिविटी सही नहीं है। बट कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन प्राइवेट कंपनियां कब कनेक्टिविटी इधर से सुधारेगी, जब उसको कि वहाँ प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप इधर एयरलाइंस दीजिए या फिर इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, और जो भी रेवेन्यू आपका आता है, और रेवेन्यू से फिर भी आपके जो खर्चे नहीं निकलते हैं, आपको सरप्लस नहीं होता है, जो गैप होगा आपके रेवेन्यू में और आपके इन्वेस्टमेंट में, तो उस गैप को गवर्नमेंट फिल करेगी। गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप से फंडिंग कर देगी, उसी को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। और ये जो 100 हवाई अड्डा नए बनाए जाएंगे संशोधित उड़ान योजना में, इसमें से 4 बिहार में भी बनाए जाएंगे। तो पहला होगा कि गोपालगंज के सवैया में और बेगूसराय के उलाव में। इसके अलावा भागलपुर और छपरा शहर में भी नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। दैट मीन्स अभी बिहार में 4 एयरपोर्ट संचालित है। तो पहला है पटना एयरपोर्ट, दूसरा है गयाजी एयरपोर्ट, और तीसरा दरभंगा, चौथा पूर्णिया। इन चारों के अलावा 4 अभी बनाए जाएंगे, जो अनाउंसमेंट हुआ है, गोपालगंज, बेगूसराय और भागलपुर, छपरा। इसके अलावा कुछ साल पहले, 1 से 2 साल पहले ही शायद है, जो कि हमारे बजट में, केंद्रीय बजट और राज्य के बजट में भी ये बताया गया था कि मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। आप एक बार फिर से पढ़ लो इसको कि किन 4, मेनली तो 4 ये इंपॉर्टेंट है, किन 4 जगहों पे नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। दूसरे न्यूज पे चलते हैं हम लोग। दूसरा न्यूज ये है, देखो, किसानों को समय पे पूंजी देगा नाबार्ड बैंक। ये कहे हैं हमारे जो बिहार के कृषि मंत्री हैं, रामकृपाल यादव। एक्चुअली हुआ ये है कि यूनाइटेड नेशन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया था किसने? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और जिसका की थीम रखा था कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। और यूएन ने सबसे पहले 2012 को भी सहकारिता वर्ष घोषित किया था, और अब 2025 को घोषित किया था। इसी के उपलक्ष्य में इंडिया ने भी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार किया था। और 2024 नई दिल्ली में देखोगे तो आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान आईवाईसी 2025 का वैश्विक शुभारंभ किया था। बिहार में क्या हुआ कि इसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के समापन पे राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन रखा गया था पटना में। किसके द्वारा? तो नाबार्ड बैंक के द्वारा रखा गया था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसमें ये बताया जा रहा था, इसकी अध्यक्षता देखोगे तो कर रहे थे बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। और इसमें ये बताया गया था कि राज्य की 76% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और
85% से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। तो हम देखेंगे जो एग्जाम में आता है नाबार्ड बैंक क्या है और सीमांत किसान वगैरह, इसका डेफिनेशन क्या है। नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है, ये एक 1981 में एक्ट आया था नाबार्ड एक्ट, जिससे कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है, ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बकायदे डेट, सीधा डेट पूछता है, तो ध्यान रखना है 1982। अब एग्जाम में आप ये देखोगे डेट तो बहुत पूछ ही रहा है, अब हो सकता है इसकी कमेटी पे सवाल है, तो किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई, तो ये भी ध्यान रखना है, शिवरामन समिति। पॉइंट ध्यान रखना है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑन करती है। और इसका प्रकृति जो है देख लो क्या है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का शीर्ष विकास बैंक है। इसके अलावा ये देखेंगे इसका काम क्या है, तो इसका काम है मेनली रीफाइनेंसिंग का काम है, या फिर ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के रूप में कार्य करता है। और वहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एकदम काफ़ी रियायती दर पे, मतलब लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, या फिर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है उसको डिजिटल बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं इसके कार्य में, बट कार्य से ज़्यादा सवाल नहीं आता, सवाल इन पॉइंट से ही आता है। स्थापना कब हुआ, किस समिति के सिफारिश पे इसका गठन किया गया था, या इसका मुख्यालय कहाँ है, ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर से कम जिन किसान के पास ज़मीन है उसको सीमांत किसान कहते हैं, और 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास है उनको लघु किसान कहते हैं, और 2 से 10 हेक्टेयर जिनके पास है उनको मध्यम किसान बोलते हैं, मीडियम फार्मर, और 10 हेक्टेयर से जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उसको कहते हैं बड़े किसान। बट बिहार में देखोगे तो अधिकतर सीमांत किसान ही हैं, लगभग 85% इस आर्टिकल में दिया हुआ था। तो इस आर्टिकल से अगर 2-4 पॉइंट अगर पूछेगा तो ये नाबार्ड को लेकर पूछेगा। और एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया था, किसके द्वारा, तो यूएन के द्वारा, और इंडिया ने भी सहकारिता नीति 2025 में ही लाया। इसके अलावा यूएन ने सबसे पहले सहकारिता वर्ष कब घोषित किया था, तो 2012 को। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इसमें है मेनली कि सरस्वती सम्मान दिया गया, किनको दिया गया, तो बंगला के प्रख्यात साहित्यकार हैं डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय। डॉक्टर मुखोपाध्याय के नाम से भी याद रखो, जिनको कि 2000 इस साल का, मतलब 2025-26 का सरस्वती सम्मान दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो हर पार्वती कथा के लिए दिया गया, हर पार्वती कथा के लिए। और ये जो सरस्वती सम्मान कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। किनको दिया गया, डॉक्टर मुखोपाध्याय को। सीधे एग्जाम में आते हैं, तो इस वजह से इन पॉइंट को याद रखना है, तो इसे आपको मैगजीन में भी मिल जाएगा ये। जब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं तो देखो हुआ क्या है कि बुधवार को, डेट ध्यान रखना है, बुधवार दैट मीन्स 25 मार्च को राज्यसभा से ट्रांसजेंडर विधेयक को भी पारित कर दिया गया। इसके प्रोविजन आप याद रखो ना रखो, बस ये ध्यान रखना कब पारित किया गया था ट्रांसजेंडर विधेयक, लोकसभा में, राज्यसभा में बुधवार को। और ये ध्यान रखना है 1-2 दिन पहले ही लोकसभा से भी पास किया गया था। बाकायदे डेट याद रखना है। अगर आपको 25 मार्च याद नहीं हो रहा है तो लास्ट वीक ऑफ मार्च आप याद रख लो, ताकि एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे उसको आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें ये देखो ट्रांसजेंडर विधेयक में क्या है, ये 2019 में भी पहले आया हुआ था, 2019 में, बट उससे क्या किया है, उसको संशोधन किया है कब, 2026 में। संशोधन में 2-3 पॉइंट्स नए हैं जो हम देख लेते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है बट एक जगह कलेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। मेनली इसमें ये किया गया है कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा को नैरो बनाया गया है। अब ट्रांसजेंडर में केवल वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी जैविक विशेषताएं विशिष्ट है, या फिर वो सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणियों में, इन श्रेणियों में से आते हैं। इसके अलावा जब ये देखोगे कि पहले क्या हो रहा था ना, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो खुद की मर्जी से खुद को ट्रांसजेंडर घोषित कर देता था, बट 2026 के जो अभी राज्यसभा में बिल पारित हुआ है उसमें ये कहा गया अब कोई व्यक्ति खुद की मर्जी से ट्रांसजेंडर खुद को घोषित नहीं कर सकता है। तो भाई करेगा कैसे, तो करेगा कैसे। इसके लिए एक चीफ मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता वाले में मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि सत्यापित करेगा, उसके बाद रिकमेंड करेगा कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं है। और उसके रिकमेंडेशन, मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो व्यक्ति को ट्रांसजेंडर की सर्टिफिकेट देंगे, तब जाके वो ट्रांसजेंडर घोषित होगा। और अगर किसी पे जबरन पहचान थोपा जाता है कि ट्रांसजेंडर है,
और या नहीं है तो उसको 10 वर्ष या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अगर बच्चे के खिलाफ ये जबरन कार्य किया जाता है तो उसको 5 लाख जुर्माना हो सकता है और आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। यही चीज़ें हैं मेनली दिया हुआ इस ट्रांसजेंडर विधेयक जो कि राज्यसभा से पारित हुआ है। बट आपको प्रोविज़न याद रहे ना रहे, 2 चीज़ बस याद रखना। प्रोविज़न के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पे डीएम जो है पहचान पत्र देगा। और एक पॉइंट और याद रखना है कि विधेयक राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो ध्यान रखना है 25 मार्च या फिर लास्ट वीक ऑफ मार्च, ही याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इसमें ये दिया गया है कि वंदे मातरम अब अनिवार्य हो गया है सरकारी स्कूलों और दफ्तरों में, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। तब हम इसमें देखेंगे कि वंदे मातरम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखो, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इनकी रचना अगर देखो जाए, वंदे मातरम की रचना कब हुई, तो ये 1870 के दशक में मानी जाती है। एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है। और इसका जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इसका संकलन जो है कहाँ से, किस उपन्यास से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, तो आनंद मठ इसका सोर्स है, ध्यान रखना है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। और आनंद मठ उपन्यास किनका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ही उपन्यास है। और ये वंदे मातरम जो है संस्कृत और बंगाली भाषा का मिश्रण है। अगर भाषा पूछता है, देखो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम, वे काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी हुआ था। और वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो इस पॉइंट इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिटेल में देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसका उपन्यास है आनंदमठ, इनसे लिया गया, जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री की ओर देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि 1986 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जहाँ की रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को गाया था। कहाँ, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला एम सयानी। और 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के समय ये राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य नारा बन गया था। और 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा ने झंडा फहरा था, जिसपे कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं वो ये आएगा कि अरविंद घोष जो हैं, इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और आरिफ मोहम्मद खान जो उर्दू में अनुवाद किया था। और लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, पिछले बार जनगण मन को लेकर आया था या राष्ट्रध्वज को लेकर आया था, हो सकता है इस बार वंदे मातरम को लेके आ जाए प्रीलिम्स के सब में सवाल। तो ये देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया था। इस आर्टिकल से इतने सवाल आ सकते हैं वंदे मातरम से रिलेटेड। अब आपको कोई भी सवाल आएंगे प्रीलिम्स में, आपको बन जाएगा। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर से पढ़ सकते हो। दूसरा लास्ट, आज का जो सेकेंड लास्ट न्यूज है, इसमें ये कहा गया है कि दूध उत्पादन में 11 वर्षों में 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन हुआ है, लेकिन फिर भी हम निर्यात नहीं कर पाते हैं। इसका वजह ये बताया जाता है कि जो हमारे यहाँ के मवेशी है उसमें फूट एंड माउथ डिजीज है। तो इसमें दिया नहीं है, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। ये मेन वजह है। हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि देश जो है ना अगले 3 वर्षों में खाद्य फूड दिया हुआ है, बट फूड होता है, ये गलत दिया हुआ है। खाद्य और मुंह की बीमारियों से मुक्त हो जाएगा हमारा देश, हमारी मवेशी 2000 अगले 3 सालों में। तब जाके निर्यात पे हम फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट है वो अपने आप में हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, इस वजह से इंडिया का दूध ज़्यादा निर्यात नहीं हो पाता। और आज का लास्ट न्यूज़ देखो कि बिहार वन प्लेटफॉर्म लॉन्च के बारे में है। इसमें ये होगा कि एक तरह से बिहार वन के माध्यम से किसान अपने खेत में रहते हुए किसी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर छात्र छात्राएं जो होंगे प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मेनली ये जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसको आप घर बैठे इस बिहार वन प्लेटफॉर्म पर से ऑनलाइन कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो सवाल यही है, पूछा जाएगा बिहार वन का संबंध किससे, तब आप अच्छे से बता सकते हैं।